हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, मतलब इकोसिस्टम। ठीक है, तो बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो देखिए किसी भी जैव समुदाय को अपने अजैविक वातावरण के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक है, जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण के संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तालाब, चरागाह, वन या वाटिका, खेत आदि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या आते हैं, तो जैविक घटक जिनमें जिनमें जंतु व पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक घटक में जिसमें अजैविक घटक आते हैं। तो जैविक घटक में मतलब उत्पाद, प्रोड्यूसर। ठीक है, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। अब अपघटन मतलब डिकम्पोजर। ठीक है, जबकि अजैविक घटक में अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु कारक ये आते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं जैविक घटक। ठीक है, मतलब बायो कंपोनेंट। ठीक है, जैव घटक के अंतर्गत अनेक प्रकार के जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, तो पहला है उत्पाद या प्रोड्यूसर। ठीक है, भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वयंपोषी अथवा हरे पौधों में ही होती है। इनको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है। हरे पौधों सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, वे तो देखिए दूसरा है उपभोक्ता या कंज्यूमर। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, ये परपोषी होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए उपभोक्ता के प्रकार। तो उपभोक्ता के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीय उपभोक्ता, तीसरा है तृतीय उपभोक्ता और चौथा है सर्वहारी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता देखिए इसमें शाकाहारी जंतु आते हैं जो अपना भोजन सीधे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, चूहा, हिरण, हाथी, घोड़ा आदि। ठीक है, जबकि द्वितीय उपभोक्ता देखिए इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी जंतु मतलब प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, जैसे सांप, मेंढक, क्रिकेट, छिपकली, मैना आदि। ठीक है, तो द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण है। ठीक है, अब तृतीय उपभोक्ता में देखिए इसमें द्वितीय श्रेणी के जंतुओं को खाने वाले जंतु आते हैं। ठीक है, मतलब मांसाहारी जंतु भी कहते हैं। ठीक है, मांसाहारी जंतु आते हैं। ठीक है, जैसे शेर, चीता, बाज, गिद्ध, बिल्ली आदि। ठीक है, अब चौथा मतलब सर्वहारी। वे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं सर्वहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और कुत्ता। ठीक है, अब देखिए अपघटन तो डिकम्पोजर। ये एक सूक्ष्म जीव जो मृत जीव, कवक, जीवाणु आदि उत्पाद मृत पौधों एवं उपभोक्ता जंतुओं के मृत शरीर को सरल यौगिक में अपघटन करने का काम करते हैं। ठीक है, ये मृत जैव अवशेष का अपमार्जन करते हैं, अतः इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अजैविक घटक इसमें निर्जीव वातावरण आते हैं जो जीवीय घटकों को नियंत्रण करते हैं। ये घटक हैं वायु, मृदा, जल, खनिज, प्रकाश, ताप और नमी आदि। ठीक है, तो दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इसमें मृदा, फास्फोरस, गंधक, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लवण, जल तथा वायुमंडल की गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल हैं। ठीक है, अब कार्बनिक पदार्थ इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व लिपिड आदि शामिल है। विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जैविक घटक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये मृत जंतु एवं पौधों के शरीर से प्राप्त होते हैं। यूरिया, ह्यूमस आदि भी जीवधारियों के शरीर से मिलते हैं। अपघटक इन पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, जिन्हें पौधे पुनः ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अपघटन का कार्य होता है सफाई करना, ठीक है। अब देखिए जलीय कारक, तो जलीय कारक कौन कौन से हैं? इसमें ताप, प्रकाश, वायु आदि शामिल है। इसमें सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसका प्रभाव अन्य कारकों पर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए एक बार देखिए, ये पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है प्रथम उपभोक्ता, तीसरा होता है द्वितीय उपभोक्ता और चौथा होता है तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। जो पहला स्तर होता है वो प्रपोष्य होता है। द्वितीय प्रपोष्य स्तर मतलब 4 स्तर होते हैं, ठीक है। तो पहला तो पादप होता है, जिसमें घास, वृक्ष आदि आते हैं। दूसरा शाकाहारी होता है, जिनमें जंतु प्लग, टिड्डे, गाय, भैंस आती है, ठीक है। मांसाहारी में पक्षी, मछली, भेड़िया होते हैं। लेकिन उच्च प्रकार के मांसाहारी के अंदर मनुष्य और शेर को शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखिए, जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है, ठीक है। तो देखिए, एक स्थलीय परितंत्र में पौधे, इस चीज़ को आप अच्छी तरह एक बार इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब सूर्य से आने वाली 100% ऊर्जा में से 1% ही खाद्य ऊर्जा के रूप में काम आती है, ठीक है। दूसरा है, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण के ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाती है। कुछ मात्राओं का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदलता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध होता है, ठीक है। ठीक है, मतलब सौर ऊर्जा का तो 1% होता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला के अंदर 10% ही आगे एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचते हैं, ठीक है। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरणों की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषक स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। अतः ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। तो देखिए, मतलब मांसाहारी के अंदर मनुष्य और शेर आ जाते हैं, छोटे मांसाहारी में लोमड़ी आ जाती है, शाकाहारी में गाय आ जाती है और पादप में घास आ जाती है, ठीक है। दूसरा है ओजोन, ठीक है। तो ओजोन देखिए, इसको भी एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन 100% छपने की संभावना है, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ओजोन एक घात विषाक्त है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर के ओजोन एक आवश्यक प्रक्रिया संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों में से पृथ्वी को सुरक्षिता प्रदान करती है, ठीक है। यह परावैंगनिक किरणें जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है, ठीक है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर परावैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं में ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले परावैंगनी विकिरणों को ऑक्सीजन अणुओं के विघटन के स्वतंत्र ऑक्सीजन ओ परमाणु वाले
परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में अल्ट्रावायलेट किरणों से ये अलग टूट जाता है और फिर यहाँ से वायुमंडल में मिलके और एक ऑक्सीजन के अणु और मिलके ये ओजोन परत का निर्माण करती है। ठीक है, या ओजोन गैस का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखिए 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट आई है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर मतलब शीतलक एवं अग्निशामक के लिए किया जाता है। ठीक है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, में सर्वानुमति बनी है कि CFC के उत्पादन में 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाएगा। अतः ये अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां रेफ्रिजरेटर मतलब CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएंगी। ठीक है, तो देखिए तो एक तो ये क्वेश्चन ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी 5 परतें होती हैं। ठीक है, ये अर्थ होती है, फिर दूसरा है सौरमंडल जिसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, जो 0 से 12 किलोमीटर होती है। ठीक है, दूसरी है समताप मंडल जो 12 से 50 किलोमीटर होती है, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, दूसरा मध्य मंडल जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। फोर्थ है तापमंडल 80 से 700 किलोमीटर और 700 से 1,90,000 से ऊपर बाह्य मंडल के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी याद रखना। ठीक है, मतलब CFC गैस का प्रयोग ये रेफ्रिजरेटर में और अग्निशामक में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।